हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि जो एडसॉर्प्शन है, जो अधिशोषण है, इस पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एडसॉर्प्शन। और जैसा कि आप अधिशोषण जानते हो, अधिशोषण क्या होता है? किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के आगे जम जाना। तो ज़्यादातर हम जो डिस्कस करते हैं वो सॉलिड और गैस की डिस्कस करते हैं कि ठोस की सतह पर गैस के मॉलिक्यूल्स आके जम जाते हैं, तो इनकी बातों पर डिस्कशन ज़्यादा होता है। बाकी एडसॉर्प्शन आप जान ही रहे हो कि एक पदार्थ के ऊपर में दूसरे पदार्थ का आके जम जाना, दैट इज एडसॉर्प्शन है। ओके, तो अब हमने एडसॉर्प्शन तो जान लिया है कि एडसॉर्प्शन है क्या। क्लियर ना? जो सतह पर जो असंतुलित बल लगता है तो उसको संतुलित करने के लिए दूसरे पदार्थ के अणु उसमें आके जम जाते हैं, तो इस घटना को हम अधिशोषण बोलते हैं। तो अधिशोषण के प्रकार के बारे में भी हमने देखा। एक होता है फिजिकल एडसॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एडसॉर्प्शन। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हो। फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या है? मतलब इसमें जो सॉलिड हैं, जो अधिशोषक हैं, इसके ऊपर में गैस के मॉलिक्यूल्स आके जम जाते हैं, तो वो केवल वहां बैठे रहते हैं, वहां कोई तांडव नहीं करते हैं। मतलब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ वहां जाके बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। किसमें? फिजिकल एडसॉर्प्शन में। बट केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होता है कि अधिशोषक के ऊपर में अधिशोष से जाके बैठते तो हैं, उसमें जाके जमते हैं, बट अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में केमिकल रिएक्शन भी होता है और एक नया पदार्थ बनता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने अच्छे से एग्जांपल देखा था। अब धातु है, उसके ऊपर में जाके जल वाष्प जम गए, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ और एक नया पदार्थ बना, दैट इज रस्ट, जम। तो इसमें अधिशोष से अधिशोषक के ऊपर में जाके सिर्फ बैठते नहीं हैं, बल्कि उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन भी होता है। तो अभी जब हम देखेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, तो हम फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन दोनों को हम साथ में लेकर के चलेंगे, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा हेडिंग क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एडसॉर्प्शन। हम यहां मेंशन कर देते हैं हेडिंग को, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एडसॉर्प्शन। अब यहां एडसॉर्प्शन में हम दोनों एडसॉर्प्शन की बात करेंगे, फिजिकल एडसॉर्प्शन की भी बात करेंगे और केमिकल एडसॉर्प्शन की भी बात करेंगे। तो उसको मैं यहां नोट नहीं कर रहा हूं, बट आप लोग उसको समझना कि फिजिकल और केमिकल दोनों एडसॉर्प्शन की बात चल रही है। ओके, तो इसमें जो पहला फैक्टर है, अधिशोष्य की प्रकृति, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, नेचर ऑफ एडसॉर्बेट। अब अधिशोष्य कैसा होना चाहिए? कैसा अधिशोष्य होना चाहिए जो अधिशोषक के ऊपर में जाके जमे? वैसे तो ऐसा कुछ रूल्स नहीं होता है कि कोई विशेष प्रकार की गैस से जाके किसी अधिशोषक के ऊपर में जमे। यदि हम फिजिकल एडसॉर्प्शन की बात करें ना, यदि हम फिजिकल एडसॉर्प्शन की बात करते हैं तो ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रहता है कि कोई विशेष प्रकार की गैस जाके किसी विशेष प्रकार के अधिशोषक या ठोस पर जाके जमे, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्वतंत्र है। थोड़े बहुत सभी गैसें सभी अधिशोषक के ऊपर में जाके जम जाते हैं। जैसे आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे जा रहे हो, तो क्या आप किसी विशेष जगह पे जाके बैठोगे? ऐसा कुछ रूल्स है क्या कि आप वहां गए तो आपको वहीं बैठना है, आप यहां नहीं बैठना है? भाई, अब इस दुनिया में आप कहीं भी किसी भी जगह में जाके आसानी से बैठ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में ऐसा कोई विशेष मतलब इसका जो नेचर है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, कुछ विशिष्ट नहीं होता है कि कुछ विशेष प्रकार की गैस जाके किसी विशेष प्रकार के ठोस में जाके जमे। ठीक है ना? लगभग सभी गैसें सभी प्रकार के सॉलिड के ऊपर में जाके थोड़े बहुत जम ही जाते हैं। लेकिन यदि केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करें तो इसका नेचर कुछ स्पेसिफिक होता है, कुछ विशिष्ट होता है। जो अधिशोष्य है उसी अधिशोषक के ऊपर में जाके जमेंगे जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो सके।
जिनके बीच में क्या हो सके, केमिकल रिएक्शन हो सके। जो अधिशोष से अधिशोषक के साथ केमिकल रिएक्शन होगा वही अधिशेष से उस अधिशोषक के मतलब पास जाके बैठेगा। मतलब समझ पा रहे हैं आप, इसका नेचर कुछ खास है, स्पेसिफिक है। यदि धातु के ऊपर में, यदि लोहे के ऊपर में जल वाष्प जाके जमता है, मतलब दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी है, तभी वो जाके वहां बैठा है। तो जो केमिकल एडसॉर्प्शन है इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। इसमें आप बोल सकते हो कि विशेष प्रकार की गैस किसी विशेष प्रकार के ठोस में जाकर ही जमेंगे, और वही गैसें ठोस पे जाके जमेंगे जिन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना है। अदरवाइज वहां जाके वो नहीं बैठेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब यहां अधिशोष कैसा होना चाहिए? तो अधिशोष का नेचर कैसा होना चाहिए? ऐसा अधिशोष जो आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सके, जो आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सके। ऐसे गैसें अधिक मात्रा में अधिशोषित होती हैं सॉलिड के ऊपर में, क्योंकि जो लिक्विड है वो गैस की तुलना में ज्यादा अधिशोषित होते हैं। भाई अब लिक्विड है तो लिक्विड है तो इसका वेट तो होगा, इसका वजन होगा, तो सॉलिड पे जाके बैठ जाते हैं, और गैस क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। मतलब लिक्विड का अधिशोषण गैस की तुलना में ज्यादा होता है। तो ऐसी गैस जो आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सके, इस गैसों का अधिशोषण ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो आसानी से लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं। आ गए समझ में? तो कुछ आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं, जैसे मैं बता दूं, जैसे NH3 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं, ये इजिली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और H2, N2, O2 ये आसानी से लिक्विड स्टेट में नहीं आ सकते, तो ज्यादा ये अधिशोषित होंगे, क्योंकि ये आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं तो जम जाएंगे, आसानी से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। और आप लोग जान रहे हो, अभी मैंने बताया कि जो लिक्विड है वो गैस की तुलना में ज्यादा अधिशोषित होती हैं। तो जिनके पास ऐसा नेचर है, ऐसा गुण है, एक गैस ऐसे गैस हैं जो आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं, तो इन गैसों का अधिशोषण ज्यादा होगा उनकी तुलना में जो आसानी से लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं। और इसका एक और रीजन है कि आसानी से जो द्रवित होने वाली गैसें हैं ये ज्यादा मात्रा में अधिशोषित इसलिए होते हैं क्योंकि इनके गैस के अणुओं का आकार जो आसानी से अधिशोषित नहीं होते हैं, इनके गैस के अणुओं के आकार की तुलना में बड़ा होता है। और भाई जो आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं, इनके गैस के अणुओं का आकार बड़ा है, मतलब इनका वजन भी ज्यादा है, और वजन ज्यादा है तो यहीं जाके सॉलिड के ऊपर में जाके बैठेंगे। और ये तो कम वजनदार है क्योंकि इनका आकार छोटा है, तो ये उड़ जाएंगे। तो ज्यादा अधिशोषित कौन होगा? ये होगा जो आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सके। तो अधिशोष की प्रकृति कैसा होना चाहिए बच्चों? अधिशोष की प्रकृति आसानी से लिक्विड स्टेट में आने वाले होना चाहिए। जो गैसें आसानी से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं वो अधिक अधिशोषित होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में अधिशोषित होते हैं और जल्दी से अधिशोषित होते हैं, क्योंकि जो लिक्विड है अधिक अधिशोषित होते हैं एज कंपेयर टू गैस की तुलना में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रीजन समझ में आ गया? इनके मॉलिक्यूल्स का साइज इनके साइज से बड़ा होता है। और इसको हम एक चीज और से हम समझ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, एक क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है पता है? क्रांतिक ताप। मतलब क्रांतिक ताप ये अधिशोष के लिए है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए होगा? अधिशोष के लिए होगा। किसके लिए होगा बच्चों? अधिशोष के लिए होगा। तो किसी गैस का क्रांतिक ताप ऐसा ताप है जिस ताप पर उसको लिक्विड स्टेट में लाया जा सकता है। यदि उस ताप से ज्यादा हुआ टेम्परेचर तो हम उसको लिक्विड स्टेट में नहीं ला सकते। जैसे समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? जैसे मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री से नीचे है,
तो 50 डिग्री से नीचे है किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री है, मतलब किसी अधिशोष्य का क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री है। तो 50 डिग्री से यदि ऊपर टेम्परेचर हुआ तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यदि 50 डिग्री से नीचे है तो यह सब एरिया लिक्विड वाला एरिया है। यदि 50 डिग्री से नीचे किसी भी टेम्परेचर में वो आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं। समझ में आया? अब क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर एक एरिया है ना, एक एरिया है। जैसे रहता है ना, किसी भी आदमी का एक एरिया है, उस एरिया के अंडर में उसका पावर सबसे ज्यादा होता है, तो उसका एरिया है। तो ये किसका एरिया है? ये लिक्विड स्टेट का एरिया है। मतलब 50 डिग्री से नीचे तक के टेम्परेचर में कोई यदि गैस है तो ये लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं। यदि 50 डिग्री से ऊपर हुआ तो आप कितना भी कोशिश करो, आप कितना भी चाहे कोशिश करो, यदि 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हुआ तो आप उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये होता है क्रांतिक ताप। तो क्रांतिक ताप क्या है? किसी गैस का क्रांतिक ताप वह ताप है जिस ताप पर उसे लिक्विड स्टेट में लाया जा सकता है। या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? किसी गैस का क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप है, दैट मीन्स 50 डिग्री। किसी गैस का क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप है जिस ताप के ऊपर गैस को अधिशोषित नहीं किया जा सकता। चाहे गैस पर कितना भी दाब क्यों ना लगाया जाए, गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। तो अब आप सोच के देखो, किसी गैस का क्रांतिक ताप ज्यादा है तब वो अधिक अधिशोषित होगा, कि किसी गैस का क्रांतिक ताप कम है तो ज्यादा अधिशोषित होगा। जाहिर सी बात है, किसी गैस का क्रांतिक ताप जितना ज्यादा है, मतलब लिक्विड वाला एरिया जितना ज्यादा होगा, उतनी ही आसानी से वो लिक्विड स्टेट में आएगा और उतनी ही अधिक मात्रा में वो अधिशोषित होगा। मतलब अधिक अधिशोषित होने के लिए क्या चाहिए? क्रांतिक ताप का मान अधिक होना चाहिए। क्रांतिक ताप का मान जितना अधिक होगा उसके पास उतना ही ऑप्शन है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने की। और यदि उसके पास उतना ज्यादा एरिया है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने की, तो अभी हमने पढ़ा कि आसानी से द्रवित होने वाली गैसें अधिक मात्रा में अधिशोषित होती हैं, तो वही होगा अधिशोषण। तो अधिशोष्य की प्रकृति को हम क्रांतिक ताप के आधार पर भी समझ सकते हैं। मतलब किसी गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक है उतनी ही आसानी से वह द्रवित अवस्था में आ सकते हैं और उतनी ही अधिक मात्रा में उसका अधिशोषण होगा। मतलब अधिक अधिशोषित होने के लिए, अधिशोषण अधिक होने के लिए क्या चाहिए? क्रांतिक ताप का मान ज्यादा चाहिए, अधिक चाहिए। तो यह होता है हमारा अधिशोष्य की प्रकृति। तो अधिशोष्य की प्रकृति आ गया समझ में। तो अब हम इसको थ्योरी के रूप में लिखें कैसे? तो थ्योरी के रूप में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, मैं थ्योरी में बोल रहा हूं, आप उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है ना। हेडिंग डालिए अधिशोष्य की प्रकृति, उसके बाद में फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। आसानी से द्रवित होने वाली गैसें जैसे NH3, CO2, SO2, आसानी से द्रवित नहीं होने वाली गैसें जैसे H2, N2, O2 की तुलना में अधिक मात्रा में अधिशोषित होती हैं, क्योंकि आसानी से द्रवित होने वाली गैस के अणुओं का आकार आसानी से द्रवित नहीं होने वाली गैस के अणुओं के आकार की तुलना में बड़ा होता है। इतना लिख लोगे। उसके बाद में नीचे में हेडिंग मेंशन करना है क्रिटिकल टेम्परेचर का भी। हो सके तो क्रिटिकल टेम्परेचर को एक अलग पॉइंट ही बना दो। चलिए हम उसको एक अलग पॉइंट बना के लिख देते हैं। इतना तो ये हो गया ना। पहला, नेचर ऑफ एडसोबेट, ठीक है। तो नेचर ऑफ एडसोबेट मतलब अधिशोष्य की प्रकृति के अंतर्गत ही आप लिखना, एक हेडिंग डालना छोटा सा, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्रांतिक ताप। और क्रांतिक ताप का पहले डेफिनेशन लिख देना। क्या है? किसी गैस का क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप है जिस ताप के ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे गैस पर कितना भी दाब क्यों ना लगाया जाए। क्रांतिक ताप का डेफिनेशन हो गया। अब क्रांतिक ताप के डेफिनेशन के बाद में लिखना, जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा वह उतनी ही आसानी से द्रवित अवस्था में आ सकते हैं तथा उसका अधिक मात्रा में अधिशोषण हो सकता है। तो यह हो गया, बस इसमें इतना ही लिखना है, ठीक है ना। क्रांतिक ताप में
क्या लिखना है, समझ में आ गया। किसी गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा वह उतनी ही आसानी से द्रवित अवस्था में आ सकते हैं तथा उसका अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। मतलब अधिक अधिशोषण होने के लिए क्या चाहिए, क्रांतिक ताप का मान ज्यादा चाहिए। तो बस थ्योरी के रूप में हमको इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा अधिशोषक की प्रकृति। अब चलिए दूसरा देखते हैं, अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। अब अधिशोषक कैसा होना चाहिए भाई, अधिशोष्य कैसा होना चाहिए तो समझ में आता है। अधिशोष्य कैसा होना चाहिए, आसानी से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने वाला होना चाहिए। बट अधिशोषक कैसा होना चाहिए, अधिशोषक खुरदुरा होना चाहिए। सोचो कि आपके पास में दो प्रकार के अधिशोषक है। एक ऐसा अधिशोषक है जिसका जो सरफेस है, जो सतह है वो खुरदुरा है, और एक ऐसा अधिशोषक है जिसका जो सतह है वो चिकना है। गैस के अणु किस पर जल्दी जाके जमेंगे, खुरदुरे में जाके जमेंगे भाई, क्योंकि खुरदुरा है उसका सतह, खुरदुरा है मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण ज्यादा है, तो गैसों को एक ग्रिप मिलेगा, मतलब गैसों को एक पकड़ मिलेगा घर्षण की वजह से। तो जो गैस है, जो गैस आके उस ठोस पे जमेंगे तो उसको एक पकड़ने के लिए एक जगह मिलेगा, एक एरिया मिलेगा। मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होंगे जहां जाके वो क्या हो जाएंगे, फीड हो जाएंगे, वहां जाके वो क्या होंगे, चिपक जाएंगे और अपना ग्रिप बना लेंगे, जिसके वजह से खुरदुरे जो सतह होता है इस पर अधिशोषण अधिक होता है एज कंपेयर टू चिकने सतह की तुलना में। तो रीजन बड़ा साफ है कि चिकने व समतल सतह की तुलना में खुरदुरे सतह पर अधिशोषण अधिक होता है, क्योंकि खुरदुरे सतह पर घर्षण के कारण जो अधिशोष्य है अपना जगह आसानी से बना लेते हैं। आ गया ना समझ में। अब यदि इसी में एक पॉइंट और जोड़ दिया जाए सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही गैसों को जगह मिलेगा जमने के लिए। तो सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा अधिशोषण उतनी ही अधिक होगी। तो ये भी दोनों के लिए लागू होता है, फिजिकल एब्सॉर्प्शन के लिए भी सेम है, केमिकल एब्सॉर्प्शन के लिए भी सेम है भाई। चाहे केमिकल एब्सॉर्प्शन हो चाहे फिजिकल एब्सॉर्प्शन हो, यदि अधिशोषक खुरदुरा है, यदि अधिशोषक का जो सतह है वो खुरदुरा है, तो उस पर आसानी से गैसें आके जम सकती हैं फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण। अधिशोष्य आसानी से अपना जगह बना लेती हैं, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा हो उतनी ही अधिक मात्रा में गैसें आके उसमें जमेंगे। तो ये दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है। तो ये हो गया अधिशोषक की प्रकृति। तो अब इसमें लिखना कैसे है, इसमें थ्योरी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, चिकने व समतल सतह की तुलना में खुरदुरे सतह पर अधिशोषण अधिक होता है, क्योंकि खुरदुरे सतह पर घर्षण के कारण अधिशोष्य अपना स्थान आसानी से बना लेता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अधिशोषण की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। बस इसमें इतना ही लिखना है, और कुछ लिखने को तो है ही नहीं, फिजिकल केमिकल दोनों के लिए। क्लियर ना, ओके। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब ताप का प्रभाव। अच्छा, अधिशोषण किस प्रकार का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है, मतलब जो अधिशोषण है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है कि उष्मा शोषीय अभिक्रिया है। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि अधिशोषक के ऊपर में अधिशोष्य जाके जम रहा है, मतलब दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज होता है। जब कुछ चीजें आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो अधिशोषक के ऊपर में अधिशोष्य जाके जमे, मतलब जुड़ गए, तो ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। तो जाहिर सी बात है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है तो क्या होगा बताइए। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, जैसे अब यहाँ क्या है, अब यहाँ कोई सॉलिड है, अब इस पर गैसें आके जम रहे हैं, आप टेम्परेचर को बढ़ा दिए, गर्म किए, तो इन गैसों को क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, गतिज ऊर्जा। तो ये गैस कहाँ जाएंगे, ये गैस उड़ के भागेंगे, मतलब ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या हो, कम हुआ। मैं भौतिक अधिशोषण की बात कर रहा हूँ ना, मैं फिजिकल एब्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ। यदि ठोस है उसके ऊपर में गैस जम रहे हैं, यदि आप ताप को बढ़ा दिए, आपने दाब में छेड़छाड़ी नहीं किया ना, प्रेशर उतना का उतना है, आपने प्रेशर में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस
नहीं किया है। चेंजेस किस में किया है? टेम्परेचर में चेंज किया है। यदि आप ताप बढ़ाए तो गैसों को क्या मिलेगा? गतिज ऊर्जा मिलेगा। इसको एनर्जी मिल गया, भागने की एनर्जी। तो अभी क्या होगा? गति करके उड़ उड़ के जाएंगे। मतलब ताप बढ़ाने पर क्या हुआ? अधिशोषण कम हुआ। यदि हम केमिकल एडसॉर्प्शन में देखें, रासायनिक अधिशोषण में देखें, तो भाई अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच तो केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब उसमें केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं। तो इन सब काम के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यस और नो? उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलता है आपको टेम्परेचर से। मतलब केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होगा? याद रखना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन दोनों को रिएक्शन करने के लिए एनर्जी मिल जाएगा। मतलब केमिकल एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। जैसे लोहा है, और लोहा को लोहा से जोड़ना है, अब क्या करोगे? गर्म ही तो करोगे ना। गर्म करोगे तभी वो लोहा से क्या होगा? जुड़ेगा। तो आप गर्म किए तो उसके लिए फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। सेम होता है केमिकल एडसॉर्प्शन में। केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होता है? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए रहता है केमिकल रिएक्शन के लिए, जो एनर्जी उसको यहां गर्म करने से मिलता है। लेकिन फिजिकल एडसॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अधिशोष से अधिशोषक के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता है। वो सिर्फ जाकर वहां बैठे रहते हैं, और आप गर्म करोगे तो उठ के भाग जाते हैं। बस यही होता है। तो अब इसमें लिखना कैसे है? ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का मान कम होता है, किंतु ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण का मान बढ़ता है। पहले बढ़ता है ना, फिर बाद में फिर क्या होता है? घटने लगता है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं केमिकल एडसॉर्प्शन और फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंतर में अच्छे से। अभी फिलहाल आप यहां इसको इतना ही लिखना, ठीक है ना? कि क्या लिखोगे? ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण का मान कम होता है, किंतु रासायनिक अधिशोषण का मान बढ़ता है। क्लियर ना? ओके। अब दाब के केस में क्या होता है? चलिए देखते हैं। दाब के केस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सोचते रहिए जरा, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, फिजिकल एडसॉर्प्शन कम हुआ। अब हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। चलिए हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब क्या होगा? देखिए, जैसे सॉलिड है, इसके ऊपर में गैस आके जम रहे हैं, आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप प्रेशर लगा रहे हो। मतलब आप गैस के मॉलिक्यूल्स का ठोस में चिपका रहे हो, आप उसमें कनेक्ट कर रहे हो सॉलिड से गैस को। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो एडसॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप यहां खुद देखो ना, आप सॉलिड हैं, इसके ऊपर में गैस आके जम रहे हैं, आप ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो, तो गैस कहां जाएगा? कहां जाएगा? ऑप्शन क्या है उसके पास में? सॉलिड में आके जमेगा। तो सॉलिड में आके जमा तो एडसॉर्प्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। तो बस यही होता है। फिजिकल एडसॉर्प्शन भी बढ़ेगा, केमिकल एडसॉर्प्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए अधिशोष्य और अधिशोषक का आपस में कनेक्ट होना जरूरी है। और कनेक्ट होगा, एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा ना। तो संपर्क प्रदान कौन करता है? एक दूसरे को कनेक्टेड कौन रखता है? प्रेशर। तो दोनों के लिए होता है ये। मतलब फिजिकल एडसॉर्प्शन भी बढ़ेगा, केमिकल एडसॉर्प्शन भी बढ़ेगा जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब हम दाब लगाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में आपको ताप को स्थिर रखना है, ताप में कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है, ताप स्थिर रहेगा। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण का मान बढ़ेगा। ये हो गया कुछ 4 पॉइंट्स: अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव, जिसमें हमने फिजिकल और केमिकल दोनों एडसॉर्प्शन के बारे में हमने बात करते हुए हमने आगे बढ़ा है। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ शॉर्ट में। क्या होता है अधिशोष्य की प्रकृति? अधिशोष्य कैसा होना चाहिए? आसानी से लिक्विड स्टेट में आने वाला होना चाहिए। जो गैसें आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं वही गैसें अधिक मात्रा में अधिशोषित होते हैं, क्योंकि उनके गैस के अणुओं का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, एज कंपेयर टू जो आसानी से लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं। आसानी से द्रवित होने वाली गैस का क्रांतिक ताप भी क्या होता है? अधिक होता है। कहने का मतलब क्रांतिक ताप क्या है? क्रांतिक ताप गैस का वह ताप है जिस ताप के ऊपर गैस को द्रवित नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी दाब क्यों न लगाओ। तो किसी गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा, इसका मतलब वह उतनी ही आसानी से लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं, और जितनी आसानी से वो लिक्विड स्टेट में आएंगे उतनी ही अधिक मात्रा में क्या होगा? उनका अधिशोषण होगा।
तो ये अधिशोषक की प्रकृति है। अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक कैसा होना चाहिए? खुरदुरा होना चाहिए। खुरदुरा होगा तो घर्षण ज्यादा होगा, घर्षण ज्यादा होगा तो उस पर जो गैस से आके जमेंगे उसको ग्रिप मिलेगा, उसको पकड़ मिलेगा, मतलब वो अपना जगह बना सकते हैं, वहां जाके फीड हो सकते हैं, जिसके वजह से अधिशोषण अधिक होगा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसको क्या मिलेगा? गैसों को जगह मिलेगा और उतनी ही ज्यादा मात्रा में वहां आके वो जमेंगे। ठीक। तीसरा है इसमें ताप का प्रभाव। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो गैसों को गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिसके कारण से गैस उड़ के भागने लगते हैं, मतलब फिजिकल एब्सॉर्प्शन कम होता है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो गैसों को गतिज ऊर्जा मिलने के कारण उड़ के जाने लगते हैं, जिसके कारण से अधिशोषण क्या होता है? कम होता है। क्लियर ना? लेकिन केमिकल एब्सॉर्प्शन बढ़ता है। चौथा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब हम दाब बढ़ाते हैं तो एब्सॉर्प्शन बढ़ता है, क्योंकि दाब क्या करता है? अधिशोष्य को अधिशोषक से कनेक्ट करता है, उसके संपर्क में लाता है, जिसके कारण क्या होता है? चाहे फिजिकल एब्सॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एब्सॉर्प्शन हो, दोनों क्या होता है? दोनों एब्सॉर्प्शन बढ़ता है।